नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, आज जो आपने शीर्षक पढ़ा है कि यदि आपका जन्म हुआ है कार्तिक महीने में और अक्टूबर की 15 तारीख से लेकर नवंबर की 15 तारीख तक, तो हो जाएं सावधान। क्यों हो जाएं सावधान? क्योंकि आज अगर हम तारीख की बात करें तो 11 अक्टूबर है और लगभग 14-15 अक्टूबर के आसपास यानी संक्रांति के समय में सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यदि आपका जन्म इसी महीने में हुआ है, अक्टूबर के 14, 15 या 16 तारीख से लेकर नवंबर की 14, 15, 16 तारीख के बीच, यानी संक्रांति से संक्रांति के बीच हुआ है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सावधान क्यों होना चाहिए? क्योंकि सूर्य वापस उसी राशि में गोचर करेंगे जिस राशि में आपकी जन्म कुंडली में थे। तो जब इस राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि तुला राशि में गोचर करेंगे, तो तुला राशि में सूर्य नीच का प्रभाव देते हैं, नीच राशि में होते हैं। तो जब नीच राशि में सूर्य वापस गोचर करेंगे, तो जिस भी भाव में वो विद्यमान होंगे जन्म कुंडली में, गोचर में जब वापस उसी भाव में आएंगे, तो उस भाव से संबंधित और उस भाव से 7वें भाव यानी जहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही होगी, उस भाव से संबंधित परेशानियां कष्ट देंगे। तो दोस्तों, अक्सर मेरे पास में कुछ क्लाइंट आते हैं और वो एक सवाल मुझसे हमेशा करते हैं कि सर, पूरे साल हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, और जैसे ही दिवाली का समय आता है, दिवाली का महीना आने वाला होता है, हमारी आर्थिक स्थिति मंदी होती जाती है। या दिवाली के समय में कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि दीवा जलाने के भी पैसे नहीं होते, घर में मिठाई लाने के पैसे नहीं होते, पटाखे लाने के पैसे नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब मैं उनकी कुंडली को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि इनका जन्म जो है वो कार्तिक महीने का है और सूर्य के तुला राशि में जब गोचर कर रहे थे सूर्य, उस समय का इनका जन्म है, यानी नीच सूर्य है उनकी कुंडली में। तो जन्म कुंडली में जब सूर्य नीच के होंगे और गोचर में फिर से नीच होंगे, यानी इसी महीने में अक्टूबर से 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में फिर से वो नीच राशि में गोचर करेंगे, उसी भाव में गोचर करेंगे जिसमें वो जन्म कुंडली में थे। तो जब हम उनकी जन्म कुंडली में देखते हैं तो वो सूर्य उसी भाव में होते हैं जो धन से संबंधित होता है या उनके कारोबार से संबंधित होता है। तो आपको मैं फिर से एक बार समझा दूं कि सूर्य यदि जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए हैं और वो भाव जिस भी चीज से संबंधित है, गोचर में जब दोबारा सूर्य उस भाव में जाएंगे तो उसी भाव से संबंधित चीजों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो एक बार हम समझते हैं कि सूर्य किस प्रकार अलग अलग खानों में अलग अलग लोगों पर प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, आपका लगन कुछ भी हो सकता है, आपका सिंह लगन भी हो सकता है, आपका तुला लगन भी हो सकता है, आपका कुंभ लगन भी हो सकता है। तो आपके कुंडली में सूर्य राशि के अकॉर्डिंग, आपके लग्न राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग भावों में विद्यमान होंगे। कुंभ राशि के लिए हो सकता है सूर्य 9वें भाव में हो, तो सिंह राशि के लिए यही सूर्य हो सकता है 3रे भाव में हो। तो ऐसे ही अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में सूर्य की स्थिति होगी और अलग अलग खानों में होगी। तो जिस खाने में भी सूर्य होंगे, उस खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आज हम थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि किस किस भाव में क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को आती है। तो दोस्तों, यदि आपका जन्म हुआ है कार्तिक महीने में या अक्टूबर मास के संक्रांति से लेके नवंबर महीने की संक्रांति के बीच का अगर आपका जन्म है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य 7 नंबर राशि में बैठे होंगे। 7 अंक लिखा होगा, सूर्य उस राशि में होंगे, तुला राशि में। तो तुला राशि में सूर्य नीच के हैं। अब किस भाव में है ये हम समझते हैं। तो लगन भाव
जहाँ पे कुंडली में लगन शब्द लिखा होता है, यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि लगन भाव जहाँ पर लगन शब्द लिखा है, यह कुंडली का खाना नंबर 1 है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार कुंडली के 12 ही खाने होते हैं। अब हो सकता है सूर्य आपके लगन भाव में यानी पहले खाने में हो, या हो सकता है तीसरे खाने में हो, या हो सकता है चौथे खाने में हो। तो क्रमवार हम देखते हैं किस खाने में क्या क्या तकलीफें आपको हो सकती हैं जब सूर्य वापस गोचर करें तुला राशि में। तो यदि लगन भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में लगन भाव में सूर्य नीच के बैठे, यानी तुला लगन का अगर आपका जन्म है, तो तुला लगन यानी लगन भाव में ही सूर्य नीच के हो गए। तो लगन भाव है हमारी सेहत का, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे शरीर का। जहां से सूर्य बैठकर 7वें भाव को भी देखेंगे। 7वां भाव हमारे गृहस्थ का भी है, डेली इनकम का भी है, पब्लिक रिलेशन का भी है, साझेदारी का भी है। तो लगन भाव में बैठे हुए सूर्य सबसे पहले तो सेहत की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दिमागी टेंशन बढ़ाएंगे। लगन भाव में सूर्य बैठे हुए 7वें भाव पे दृष्टि रख के गृहस्थ में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। आपके आपसी झगड़े रह सकते हैं उस समय में। आर्थिक तंगी का समय होगा, क्योंकि शुक्र पर दृष्टि, शुक्र के खाने पे दृष्टि होगी, तो आर्थिक तंगी भी आएगी। डेली इनकम में कमी आएगी, डेली इनकम का भी खाना है। साझेदारी का खाना है, साझेदारी में झगड़ा कलेश होने की संभावना बनी रहेगी। तो लगन भाव में बैठे हुए सूर्य सेहत की तकलीफ देंगे, साझेदारी में कोई दिक्कत परेशानी, डेली इनकम में प्रॉब्लम, आपसी झगड़े की प्रॉब्लम देंगे जब वापस से गोचर करेंगे इसी राशि में, यानी कार्तिक महीने के आसपास, अक्टूबर महीने से लेकर नवंबर महीने के बीच। अब यही सूर्य अगर खाना नंबर 2 में बैठे हों, तो खाना नंबर 2 में बैठे हुए सूर्य धन परिवार वाणी के खाने में बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरा भाव है धन परिवार और वाणी का। तो दूसरे भाव में जैसे ही सूर्य आएंगे आर्थिक तंगी खड़ी करेंगे, क्योंकि धन का खाना है खाना नंबर 2। तो धन भाव में आके सूर्य धन की कमी महसूस कराएंगे। वाणी उग्र हो जाएगी, गर्म हो जाएगी वाणी, क्योंकि सूर्य बैठ वाणी के खाने में, तो वाणी जो है गर्म हो जाएगी, उग्र वाणी हो जाएगी। इसी के साथ परिवार भाव है, तो परिवार में झगड़े कलेश का वातावरण रहेगा। और यहां से 7वीं दृष्टि जो है 8वें भाव में पड़ेगी। तो 8वें भाव में दृष्टि होने की वजह से काम कारोबार में अड़चन आना, रुकावट आना, दिमागी टेंशन बढ़ना और अचानक से कोई शारीरिक कष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे ही सूर्य यदि तीसरे भाव में आ जाए, तीसरा भाव अत्यधिक मेहनत का है, छोटे बहन भाइयों का और छोटी यात्राओं का है। तो जैसे ही सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में, और आपकी जन्म कुंडली में भी तीसरे ही भाव में होंगे, तो छोटे बहन भाइयों से झगड़ा कराएंगे या छोटे बहन भाइयों से कष्ट की संभावना रहेगी, या छोटे बहन भाइयों को कष्ट की संभावना रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि छोटी यात्राओं का भी है, तो हो सकता है आपको उस समय में छोटी यात्राएं करनी पड़े। और अत्यधिक मेहनत का भी खाना है खाना नंबर 3, तो आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी उस समय में जब सूर्य खाना नंबर 3 में गोचर करेंगे। सूर्य की अब यहां से दृष्टि पड़ेगी खाना नंबर 9 में, तो भाग्य में उतार चढ़ाव आएगा। बुजुर्गों के साथ में थोड़ा सा संबंध आपके खराब हो सकते हैं, बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि 9वें भाव पे दृष्टि। और कई बार देखने में आया है कि कुछ धार्मिक रुचि भी कम होने लग जाती है। ऐसे ही अब सूर्य की खाना नंबर 4 में अगर गोचर हो रहा हो, खाना नंबर 4 में सूर्य आ जाए तुला राशि के, तो खाना नंबर 4 हमारे घर का है, हमारी माता का, हमारे सुख का, हमारे वाहन का स्थान है। तो खाना नंबर 4 में जब सूर्य तुला राशि के आएंगे तो माता को कष्ट हो सकता है, या माता से कष्ट हो सकता है, या माता से झगड़ा हो सकता है। वाहन दुर्घटना का योग बनता है, यहाँ पे वाहन का एक्सीडेंट होना, तोड़फोड़ होना, या वाहन पे पैसे लगने का योग होगा। घर में हो सकता है उस समय अशांति रहे, या घर की किसी तरह से कोई घर पे खर्चा करने का समय आए, या घर से आपको दूर रहना पड़े, घर के सुख में कमी हो। ऐसे ही सूर्य यदि पंचम भाव में गोचर कर रहे हो, तो पंचम भाव विद्या का है, तो जो जिनका पढ़ाई का समय है, यानी जो 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में दिक्कत परेशानी आएगी। अगर पेपर का समय है तो पेपर में फेल होने की संभावना होगी। और अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में फेल होने की संभावना रहेगी।
और अगर आप विवाहित हैं और संतान का समय है तो संतान कष्ट की संभावना रहेगी। अगर संतान हो गई है तो संतान को कष्ट रहेगा, नहीं तो पेट की समस्याएं देंगे, क्योंकि खाना नंबर 5 पेट का भी है। और खाना नंबर 5 लव अफेयर का भी है। तो जिन लोगों का लव अफेयर चल रहा होगा तो उनके लव अफेयर में रुकावट आना, झगड़ा कलह कलेश होने की संभावना बनी रहेगी जब सूर्य खाना नंबर 5 में आएंगे। जो लोग लॉटरी सट्टे में ज्यादा विश्वास रखते हैं वो लॉटरी सट्टे में अपना नुकसान कराएंगे। खासकर दिवाली के समय में लॉटरी, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लॉटरी में या जुए में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिनके पंचम भाव में सूर्य तुला राशि के हों। तो सूर्य यदि 5वें भाव में तुला राशि के हैं तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, इसमें धन की हानि होगी ही होगी। ऐसी अगर सूर्य छठे भाव में आ जाए तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का है। तो छठे भाव में सूर्य आके आप पे ऋण बढ़ाएंगे, कर्जा बढ़ाएंगे, शत्रु आपके खड़े होंगे। यहीं से सूर्य जो है आपके लिए परेशानी, संघर्ष खड़ा करेंगे, बीमारियां बढ़ाएंगे, ऋण बढ़ाएंगे, अदालती झगड़े करवा सकते हैं। और यहाँ से 12वें भाव में दृष्टि होने की वजह से खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि 12वां खाना खर्चों का है। आपकी रात्रि की नींद भी थोड़ी उच्चाट हो सकती है और कई बार हॉस्पिटल यात्रा भी करवा देते हैं सूर्य तुला राशि के छठे भाव में। सूर्य 7वें भाव में तुला राशि के आएंगे तो गृहस्थ में अशांति रहेगी, सेहत खराब रहेगी, पति पत्नी के झगड़े रहेंगे, डेली इनकम में कमी रहेगी, साझेदारी में प्रॉब्लम आएगी। लगन भाव पे दृष्टि है तो दिमागी टेंशन भी बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट होने की संभावना भी रहेगी। सूर्य तुला राशि के 8वें भाव में आ जाए। 8वां भाव हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट का भी है, हमारे ऑब्स्टेकल का भी है, रुकावटों का भी है। तो हमारे काम कारोबार में रुकावट आने की संभावना रहेगी, हर टाइम दिमागी टेंशन बढ़ी रहेगी, मृत्यु तुल्य कोई कष्ट होने की संभावना रहेगी। और दूसरे भाव में दृष्टि होने की वजह से धन, परिवार, वाणी में भी दिक्कत आएगी, वाणी उग्र हो जाएगी, धन में कमी महसूस होगी। दिवाली का समय आया नहीं कि पैसों की दिक्कत शुरू। ऐसे ही खाना नंबर 9 में सूर्य तुला राशि के आ जाए तो धार्मिक रुचि कम होगी। हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत खराब होने की चांस रहेंगे। भाग्य में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, काम बनते बनते काम बीच में रुकेंगे, काम यस भी हो गया वो फिर नो हो जाएगा। ऐसे खाना नंबर 10 में सूर्य आएंगे तो 10वां खाना कारोबार का है, तो कारोबार ठप कर देंगे, कारोबार में एकदम से कमी आ जाएगी। और यहाँ से चौथे खाने पे दृष्टि होने की वजह से परिवार में सुख की कमी होगी, वाहन दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। यहाँ पे वाहन को क्षति वाहन की हो सकती है, माताओं को कष्ट की संभावना बनी रह सकती है, घर में खर्चे की अधिकता रहेगी। ऐसे सूर्य 11वें भाव में हो तो 11वां भाव हमारे लाभ का है, लाभ में एकदम से कमी कर देंगे, बड़े भाइयों से झगड़ा कलह क्लेश करवाएंगे, मित्रों से कलह क्लेश करवाएंगे, लाभ में कमी करेंगे और जुए सट्टे से हानि भी करवाएंगे। 11वां भाव लाभ का है तो यहाँ पे लाभ ना लेकर हानि करवाते हैं, लाभ में कमी करवाते हैं। बड़े भाई का खाना है, खाना नंबर 11, तो बड़े भाई से भी ये झगड़ा कलह क्लेश कराएंगे। छोटी मोटी बीमारियों का भी है तो छोटी मोटी बीमारियां भी देंगे 11वें खाने में। सूर्य अब अगर 12वें खाने में नीच के हो जाए, 12वां खाना किस चीज का है, और हाँ 11वें खाने में जब सूर्य आएंगे तो 5वें खाने पे भी दृष्टि होगी। 5वां खाना संतान का है, संतान को कष्ट, प्रेमी प्रेमिका का है, प्रेमी प्रेमिका से झगड़ा, फिर पेट का है, पेट की भी तकलीफें, विद्या में रुकावटें, यानी जो भी कार्य आप कर रहे होंगे उस समय पे उसमें रुकावटें आपको आएंगी। 12वें भाव में अगर सूर्य आ जाए, 12वां भाव जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा का भी है, रात्रि नींद का भी है, तो नींद में दिक्कत परेशानी आएगी, हॉस्पिटल यात्रा हो सकती है। और अगर ग्रहों की स्थिति बहुत खराब रही, राहु की दृष्टि वगैरह रही या शनि राहु कुंडली में खराब रहे तो जेल यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं 12वें भाव में सूर्य नीच के होने से। और जब नीच राशि में गोचर करेंगे तो हो सकता है उस समय कोई आपके खर्चे बढ़ जाएं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएं या किसी कारण से कोई अदालती खर्चे आपके बढ़ जाएं, जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा आपको करनी पड़े। रात्रि की नींद आपकी उच्चाट रहेगी, खर्चे अत्यधिक हो जाएंगे आपके। छठे भाव में दृष्टि होने की वजह से रोग, ऋण, शत्रुओं में भी बढ़ोतरी होगी।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य जब इस महीने में, कार्तिक महीने में, यानी अक्टूबर की संक्रांति से लेकर नवंबर की संक्रांति के बीच में तुला राशि में जब गोचर करते हैं और आपकी जन्म कुंडली में भी तुला राशि में है, यानी आपका जन्म भी उसी समय का है, तो अत्यधिक परेशानी देते हैं और उसी खाने से संबंधित परेशानी देते हैं जिसमें जन्म कुंडली में है और जहां पे दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको कारण स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों कार्तिक महीने में आके हमारी आर्थिक तंगी स्टार्ट हो जाती है या घर में गृह क्लेश स्टार्ट हो जाते हैं। कुल कई लोग आके मुझे बोलते हैं कि जी हमारा आगे पीछे तो कोई झगड़ा होता नहीं है, लेकिन दिवाली आती है तो हमारे गृह क्लेश इतने होते हैं कि पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, हम सही से दिवाली मना ही नहीं पाते, या आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा आ जाती है, या हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जेबें खाली हो जाती हैं। तो इसका कारण जो है सूर्य के तुला राशि में गोचर करना ही है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में है और कार्तिक दोष, अभी तुला राशि में सूर्य आएंगे तो क्या है, कार्तिक दोष लगता है और कार्तिक दोष की शांति करवानी पड़ती है। पंजाब में इसको कत्ते की पूजा बोला जाता है कि कत्ते महीने का जन्म है तो कत्ते की पूजा करवानी पड़ेगी। तो कत्ते यानी कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में यानी नीच राशि में होते हैं और एक तरह का पितृ दोष भी लगता है यहाँ पे। तो इसकी शांति कराना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य जब तुला राशि में होंगे तो पिता से सुख में कमी भी करेंगे, पिता के सुख में कमी करेंगे, पिता को कष्ट दिलाएंगे। यदि बच्चे की कुंडली में सूर्य तुला राशि का है तो पिता पुत्र की बनेगी नहीं, पिता का सुख जो है बच्चे को ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर 2-3 बच्चों की कुंडली में सूर्य तुला राशि का है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कार्तिक दोष की सभी बच्चों की शांति करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की कुंडली में सूर्य तुला राशि के हैं और दूसरे बच्चे के भी कुंडली में तुला राशि के, तो आप एक ही करवाएं और एक को छोड़ दें। फिर यहाँ पे सूर्य को बहाना मिल जाएगा आपको कष्ट देने का। एक बच्चे की तो शांति कर ली, सूर्यदेव कहेंगे दूसरे बच्चे की कुंडली में, तो दूसरे बच्चे की कुंडली के सूर्य फल देंगे और पिता को फिर से कष्ट की संभावना जो कि तो बनी रहेगी। तो यदि कार्तिक दोष आपकी कुंडली में है तो जितने बच्चों की कुंडली में उन सभी का कार्तिक दोष की शांति अवश्य कराएं। अब कार्तिक दोष की शांति होती किस प्रकार से, यह भी समझ लें। कार्तिक दोष की शांति के लिए आपको, अगर ये जरूरी नहीं है कि कार्तिक महीने में ही आप इसकी शांति कराएं, कार्तिक महीने के अलावा भी शांति करवा सकते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कार्तिक महीना स्टार्ट होते ही आपको कार्तिक दोष की शांति करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक दोष जो है आपको कार्तिक महीने में ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, कार्तिक महीने में ही आपको ज्यादा कष्ट की संभावना रहेगी। तो कार्तिक महीना स्टार्ट हो चुका है और सूर्य का गोचर भी होने वाला है, बदलने वाला है। संक्रांति में सूर्य तुला राशि में आएंगे, तो आप जितना जल्दी हो अपने सूर्य की शांति करवाएं, कार्तिक की शांति करवाएं। और शांति किस प्रकार से होगी, आपको पंडित जी को बोलना होगा कि वो मेरे कार्तिक दोष की शांति करें और मेरे नाम से संकल्प लेके, आपको भी संकल्प लेना होगा कि मैं कार्तिक दोष की शांति करवा रहा हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरा दादे का नाम है, ये मेरा गोत्र है और मैं फला स्थान पे बैठ के जो है संकल्प ले रहा हूँ कि मैं इस ग्रह की शांति, फला स्थान कुंडली के फला खाने में बैठे हुए सूर्य की शांति इस कार्य के लिए कर रहा हूँ। पंडित जी भी आपका संकल्प लेंगे और पंडित जी 7000 मंत्रों का जाप करेंगे। अब वो जाप 1 दिन में करें या 2 दिन में करें या 7 दिन में करें, जैसा कि हम करते हैं। हम तो एतवार में, किसी भी कार्तिक महीने में अगर करना है तो कार्तिक महीने में, क्योंकि कृष्ण पक्ष होगा और इसी कृष्ण पक्ष में हम सूर्य की शांति स्टार्ट करते हैं एतवार से, यानी रविवार से हम सूर्य की शांति के लिए पाठ शुरू करते हैं। 7000 मंत्रों का जाप होता है, तो 7000 मंत्रों का जाप करने के लिए 1000 मंत्र हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। 7 दिन तक 1000 मंत्र पढ़ते हैं, यानी शनिवार तक हमने जो है 7000 मंत्रों का जाप करना है। और इस बीच में कुछ सामग्री होती है, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, वो हम पाठ के दौरान अपने साथ में ही सामने रखते हैं, उस व्यक्ति की फोटो के साथ में और सूर्य यंत्र वगैरह के साथ में। और सूर्य यंत्र की डेली पूजा होती है और पूजा के साथ साथ उस जो सामग्री होती है उसको भी अभिमंत्रित किया जाता है, यानी 1000 मंत्र डेली उसके सामने पढ़ने होते हैं, सामग्री के सामने। तो 1000 मंत्र डेली पढ़ते हुए 7 दिन में, यानी शनिवार तक आपके 7000 मंत्र कंप्लीट हो जाते हैं।
अंत में हवन किया जाता है 7000 मंत्रों के दशांश का, यानी 700 मंत्रों से हवन किया जाता है। 700 मंत्र के दशांश यानी 70 मंत्र से तर्पण होगा और 70 के दशांश 7 मंत्र से मार्जन होगा। और उसके बाद हवन में ही वो जड़ी बूटी जो हमने पाठ के दौरान रखी थी उसको हवन में भी रखना है, और अंत में वो जड़ी बूटी जो है हम अपने क्लाइंट को देते हैं। उसने क्या करना होता है, उस जड़ी बूटी को साधारण जल में उबालना होता है। जड़ी बूटी में क्या होता है, उसमें खसखस होती है, उसमें केसर होती है, इसमें रक्त चंदन होती है, इलायची होती है, मनसिल होती है, तो मेंसिल वगैरह, ये सारी सामग्री को जल में उबाला जाता है। उबालने के बाद इसमें गंगा जल अगर उपलब्ध हो तो बारिश का पानी इसमें मिक्स किया जाता है, और उबालते हुए उसमें कनेर के फूल भी डाले जाते हैं। रक्त कनेर, लाल कनेर के फूल होते हैं, वो भी डाले जाते हैं जल में, और उस जल को उबाल के छान के उसमें साधारण जल मिक्स किया जाता है, गंगा जल मिक्स किया जाता है, और अगर उपलब्ध हो तो बारिश का पानी भी उसमें मिक्स किया जाता है, और उससे फिर स्नान करना होता है। और जिस यंत्र की पूजा की गई थी उस यंत्र को सर से 7 बार वार के जल प्रवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार यह कार्तिक दोष की शांति कंप्लीट होती है। कार्तिक दोष की शांति करने के बाद आपको महसूस होगा कि एक काफी भार था जो मैं सर पे लेके घूम रहा था, और आज वो उतार दिया मैंने। और फिर कभी भी कार्तिक महीने में आपको वो कष्ट नहीं भुगतने होंगे जो हर बार आप भुगतते आ रहे थे। और कार्तिक महीना जो अभी आने वाला है, अगर समय से पहले आप कार्तिक दोष की शांति कराएंगे तो कार्तिक महीने में किसी भी तरह का आर्थिक कष्ट या पारिवारिक कष्ट आपको जो है नहीं झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कार्तिक दोष की शांति के बारे में और कार्तिक दोष क्या है इसके बारे में बताया। कार्तिक दोष क्या है? कार्तिक दोष में सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं कार्तिक महीने में तो अशुभ स्थिति हो जाती है सूर्य की। सूर्य अशुभ हो जाते हैं तुला राशि में, और जिस भी खाने में गोचर करते हैं उस खाने से जुड़े हुए और उस खाने से 7वें भाव से जुड़े हुए बुरे फल प्रदान करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको जानकारी मिली होगी। और यदि आप कार्तिक दोष की शांति करवाना चाहते हैं तो क्योंकि कार्तिक महीना स्टार्ट हो गया है तो आप कार्तिक दोष की शांति हमसे भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्तिक दोष की शांति हम पूर्ण विधि विधान के साथ में करते हैं। हवन जो है हम ऑनलाइन आपको पूरा हवन दिखाते हैं, आप पूरे हवन को देख सकते हैं। आप वहीं से संकल्प करवा के हवन को आप पूरे हवन को आप स्क्रीन पर अपने मोबाइल पे, अपने घर में, अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। आप अपनी कुंडली का संपूर्ण अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में कार्तिक दोष लगा हुआ है, और कार्तिक दोष लगा हुआ है तो उसकी शांति कैसे होगी जान सकते हैं। और अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप कार्तिक दोष की शांति भी करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।